तो ओरिजिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दी थी वैगनर ने। ये वैगनर ने दी थी। कब? ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, इनकी बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने थ्योरी दी थी। तो उन्होंने बोला था कि एक सुपर पेंजिया था कहाँ? दरबन। अभी हम देखते हैं ये है अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ पे दरबन, साउथ अफ्रीका में दरबन है, तो यहाँ पे पेंजिया था, पूरा पेंजिया लोकेटेड था। एंड पेंजिया सराउंडेड था बाई अ सी कॉल्ड पैंथलासा, तो पैंथलासा। और इन्होंने बोला था अल्फ्रेड वैगनर ने, जो सियाल है जो वो सीमा पे फ्लोट करता है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट पर फ्लोट करता है, सियाल है सीमा पे फ्लोट करता है। उन्होंने बोला था कि फिर बाद में ये जो टूट गया, तो ये पेंजिया टूट गया, ऊपर ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं लॉरेंशिया और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं गोंडवाना। एंड नीचे बीच में था इनके टेथस सी। एंड जो पेंजिया डिवाइड हो गया लॉरेंशिया एंड गोंडवाना, तो इनके बीच में जो सी बनी उसको बोलते हैं टेथस सी। काफी दिए, जैसे पेंजिया, पेंजिया कब आया था? कार्बोनिफेरस टाइम का आया था पेंजिया। फिर बोला कॉन्टिनेंट की फ्लाइट, कॉन्टिनेंट लाइक पेंजिया में मूव कर गए एंड दो पार्ट में डिवाइड गया, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना। फिर उन्होंने बोला और टेथस सी, इनके बीच में टेथस सी थी, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना के बीच में टेथस सी वाइडन होने लगी और ज्यादा बढ़ने लगी, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना और दूर दूर चले गए। फिर उन्होंने बोला कि वेस्टवर्ड मूवमेंट होने लगा। ये जो कुछ जैसे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का वेस्टवर्ड मूवमेंट होने लगा, जिसकी वजह से ओरिजिनेसिस हुआ। जैसे यहाँ पे रॉकीज माउंटेन एंड यहाँ पे एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज एंड साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन बने, क्योंकि वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ और यहाँ पे फ्रिक्शन मिला, फ्रिक्शन की वजह से एंडीज, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज एंड साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन बने। तो नॉर्थवर्ड फैक्टर्स क्यों हुए, क्यों मूव करा? तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट की फैक्टर दिया कि जो बॉयंसी एंड ग्रेविटेशनल पुल के बीच में जो फोर्स है, बॉयंसी ऊपर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से ये ऊपर मूव कर रहा है। एंड वेस्टवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, यहाँ पे सन है एंड ये अर्थ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, एंड तो टाइडल फोर्स यहाँ पे इस साइड लग रहा है सन एंड मून का, तो इसकी वजह से जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका थे वो वेस्टवर्ड मूव किए। तो ये दो रीजन लिए, एक तो डिफरेंस बिटवीन बॉयंसी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून। कुछ बायोलॉजिकल एविडेंस दिए, एविडेंस के तौर पे बायोलॉजिकल एविडेंस, क्योंकि लैमिंग्स के बारे में बताया पहले, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना पूरा लैंड मास था, तो जो लैमिंग्स यहाँ पे थी, जब वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आते थे एंड तो उन्हें काफी काफी देर तक ही चल पाते थे, काफी मास मिलता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये पार्ट टूट चुका है, तो ये हो रहा है नॉर्थ अमेरिका एंड ये हो चुका है यूरोप। तो जब ये यूरेशिया एंड यूरोप ये जब यहाँ से आती है, तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में इनकी मास सुसाइड होती है लैमिंग्स की, तो क्योंकि लैंडवर्ड शिफ्ट हो गया, लेकिन आज भी उनकी ओल्ड प्रैक्टिस यूज चली आ रही है, तो लैमिंग्स यहाँ पे मास सुसाइड होती है इनकी। तो ये बायोलॉजिकल एविडेंस दिया है। अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंट फिक्स टुगेदर वाली थ्योरी, जैसे साउथ अमेरिका को अगर ऐसे लिटा के रखते हैं, साउथ अमेरिका, फिर ये अफ्रीका यहाँ पे फिट हो रहा है, अफ्रीका, फिर यहाँ पे अंटार्कटिका ऐसे फिट हो रहा है, अंटार्कटिका, फिर ये मेडागास्कर यहाँ फिट हो रहा है, यहाँ पे इंडिया ऐसे फिट हो रहा है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे फिट हो रहा है। तो इसने बोला कि जो कॉन्टिनेंट्स होने पजल पीसेस की तरह ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो एक ये थ्योरी दी कि ये पहले एक साथ जुड़े हुए थे कॉन्टिनेंट्स। फिर फॉसिल एविडेंस दी है कि जैसे साउथ अमेरिका में है और ये अफ्रीका में है एंड इंडिया, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे जो एविडेंस मिले, यहाँ पे जो फॉसिल मिले सेम यहाँ पे अफ्रीका में मिले, मतलब ये पहले जुड़े हुए थे। फिर यहाँ पे जो फॉसिल्स मिले ये सेम फॉसिल्स मिले, फिर ये पूरी एक चेन ऑफ फॉसिल सेम है, इंडिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका में सेम मिले हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही, अगर ये अलग अलग थे, अलग अलग इवॉल्व हुए होंगे, हो नहीं सकता कि सेम चीजें एक जगह की दूसरी जगह मिले, या तो ये उड़ के गए हो, जैसे अफ्रीका है, अब इतना दूर है अफ्रीका एंड ये साउथ अमेरिका है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो फॉसिल यहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे मिल रहा है, कि ये लोग यहाँ पे जो फॉसिल एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे उड़ के गए होंगे, आप तैर के गए होंगे, इतना पॉसिबल नहीं इतनी दूर जाना। एंड ऐसा भी नहीं होता कि ये अलग इवॉल्व हुए सेम प्रजाति, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए फॉसिल एविडेंस बताते हैं कि कभी ना कभी ये एक साथ जुड़े हुए थे, तभी एक जैसे फॉसिल्स एविडेंस मिलते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। कुछ जियोलॉजिकल एविडेंसेस दिए कि नॉर्थ अमेरिका में जो अप्लांशियन माउंटेन्स है, यहाँ पे अप्लांशियन माउंटेन है, एंड जो ब्रिटिश आइलैंड में, यूरोप पे ब्रिटिश आइलैंड पे जो माउंटेन है, फिर यहाँ पे कैलिडोनियन माउंटेन है, जोलन माउंटेन्स है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में जोलन माउंटेन और कैलिडोनियन माउंटेन, एंड यहाँ पे अप्लांशियन माउंटेन, ये एक ही टाइम के माउंटेन है, एक ही माउंटेन्स है, तो एक ही माउंटेन चाहिए, मतलब ये कहीं ना कहीं पहले जुड़े हुए थे। तो ये जियोग्राफिकल एविडेंस है। अगर अर्थ में देखें तो यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है एंड इंडिया है, यहाँ पे हर जगह ग्लेशियर स्कार्स देखे गए। तो इस रीजन में कभी कभी ये ग्लेशियर्स होते होंगे, तो इंडिया में भी इस जगह ग्लेशियर स्कार्स देखे गए, जबकि ये ट्रॉपिकल कंट्री में ग्लेशियर स्कार्स पॉसिबल नहीं है।
तभी हर जगह सेम ही टाइप के ग्लेशियर स्कार्स देखेंगे। इसका ये एविडेंस है कि ये पहले एक साथ। फिर इसमें पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस दी है। पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस कैसे कि जैसे अगर हम देखें रशिया वाला पार्ट है, अगर हम अर्थ का अर्थ देखें तो रशिया वाले पार्ट में, नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में हमें काफ़ी अच्छे कोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं, लेकिन हमें पता है कोल्ड डिपॉजिट सिर्फ बन सकते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। कोल्ड डिपॉजिट सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में बन सकते हैं, लेकिन हमें कोल्ड डिपॉजिट हमें काफ़ी ठंडे वाले एरिया में मिलते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं पहले इक्वेटर के पास थे एंड इनका मूवमेंट हुआ है अपवर्ड। तो ये है पैलियो क्लाइमेट एविडेंस, पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस। कुछ क्रिटिसिज्म थे इस थ्योरी के। क्रिटिसिज्म तो एक ये थे कि ये फोर्सेज जो है आप बता रहे हो कि टाइडल फोर्सेज एंड डिफरेंस बिटवीन बॉयंसी एंड ग्रेविटेशन फोर्सेज एंड टाइडल फोर्सेज इतने सफिशिएंट नहीं है कि ये पूरे इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को ही मूव करा पाए। तो इन्होंने बोला कि आपको जो कार्बिनोफेरस के बारे में बताया, प्री कार्बिनोफेरस पीरियड के बारे में कुछ बताया, कुछ एविडेंस ही नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ नॉर्थवर्ड आप बोल रहे नॉर्थवर्ड मूव हो रहा है एंड ईस्टवर्ड मूव हो रहा है, जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, क्यों हो रहा है सिर्फ इतना, कोई ईस्टवर्ड क्यों नहीं हो रहा है एंड डाउनवर्ड क्यों मूव नहीं हो रहा है, ये नहीं बताया। फिर ये नहीं बताया कि इन्होंने बोला कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो जब इन्होंने बोला सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये सियाल है सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये बोला, लेकिन फिर बोला कि जब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे कोरैक्स बने, एंटीज बने। तो जब फ्रीली मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कैसे मिलेगा सियाल को सीमा से? तो ये एक्सप्लेन नहीं कर, मतलब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे चीज हो गई। उन्होंने बोला कि ओशनिक रिजेस ओशन के मिड ओशनिक रिजेस कैसे बनते हैं, आइलैंड आर्क कैसे बनते हैं। ये तो बताया कि पूरा लैंड वहां से टूट चुका है, लेकिन ये छोटे छोटे आइलैंड कैसे बने ये सब नहीं बताया, आइलैंड आर्क्स नहीं बता पाए ये कैसे बने। पैलियो मैग्नेटिज्म से क्या होता है, पैलियो मैग्नेटिज्म से कैसे एविडेंस मिला, क्योंकि मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारे एक ही मैग्नेटिक पोल के साथ अलाइन होते हैं। तो हमें पता चलता है कि सारे एक ही साइड अलाइन होते हैं, मतलब ये सारे एक ही का पार्ट थे। तो पैलियो मैग्नेटिज्म से हमें पता चलता है, एक एविडेंस है ये सीफूड स्प्रेडिंग का। मैग्नेटिक मिनरल लाइक हेमेटाइट मैग्नेटाइट गेट अलाइन विद द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। कन्वेंशन करेक्ट थ्योरी आती है, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, सी फ्लोर है, ये आउटर कोर है। तो फिर जब अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर ये मेंटल है, मोंटल मैग्मा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है एंड यहाँ पे काफी ज्यादा हीट डिफरेंस है। तो ये कन्वेंशन करंट ऊपर मूव करने लगते हैं, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये कन्वेंशन करंट हीट करते हैं एंड ये हीट बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो जहाँ पे भी इसे पॉइंट मिल जाता है वीकनेस का, वहां पे ये मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है और एकदम जेंटल इरप्शन होता है एंड ये रिज बनाता है, ये रिज बनाता है। कन्वेंशन करेक्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी इंटेंस हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इंटेंस हीट जनरेट होती है बाय इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कितने तक मेंटल में जनरेट होती है, 100 to 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। एंड ये चाहते हैं कि स्केप करे, सीक टू स्केप, ये सीक सब पाथ, इसके भी पाथ देती है कि कैसे ये स्केप कर जाए एंड इससे कन्वेंशन करंट जनरेट होता है। तो राइजिंग लिम्ब जहाँ पे होती है वहाँ पे रिजेस बनती है, जहाँ पे फॉलिंग लिम्ब होती है वहाँ पे क्या बनती है, वहाँ पे सबडक्शन होता है, वहाँ पे बनती है ट्रेंचेस। तो फॉलिंग लिम्ब में ट्रेंचेस बनते हैं एंड राइजिंग लिम्ब में रिजेस बनते हैं, फॉलिंग लिम्ब में ट्रेंचेस बनते हैं। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी है, हैरी हैस ने। तो हैरी हैस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी है। इसमें क्या बोला है कि जो बीच में जो सी है वो स्प्रेड करता जाता है, कैसे, जैसे ये मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है तो ये इधर इधर बढ़ता जाता है एंड यहाँ पे ट्रेंचेस में खत्म होता जाता है, तो ट्रेंचेस में खत्म होता जाता है। तो इसने कन्वेंशन करंट थ्योरी को यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यहाँ से मैग्मा निकल रहा है अर्थ के अंदर, कन्वेंशन करंट है, राइजिंग लिम्ब है, राइजिंग लिम्ब में ये निकल रहा है, जहाँ पे फॉलिंग लिम्ब है वहाँ पे ट्रेंचेस बने, वहाँ पे ये जो अर्थ सी फ्लोर है वो खत्म होता जा रहा है। किसने दी थी, हैरी हैस ने दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो अटलांटिक ओशन में जो मिड ओशन रिज है यहाँ पे ये डाइवर्ज कर रहा है, ये डाइवर्जेंट प्लेट मान रही है मिड ओशन रिज, इससे डाइवर्जेंट प्लेट मान रही है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के एविडेंसेस क्या है कि जो मॉल्टन मेटल है, मॉल्टन मेटल से एविडेंस मिलते हैं कि जो रॉक्स है वो एकदम पिलो की तरह है, मतलब इरप्शन बार बार हुआ है। तो जो यहाँ पे जो रॉक्स है वो पिलोज की तरह है, तो मतलब इसमें इरप्शन अलग बार बार हुआ है अलॉन्ग द मिड ओशन रिज, इरप्शन बार बार होता है तभी ये पिलो की तरह रॉक बनते हैं। तो एक ये एविडेंस है कि मिड ओशनिक रिज वॉल्केनिक इरप्शन से बने। ये मैग्नेटिज्म से पता चलता है, जैसे यहाँ पे ओशनिक रिज है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म, यहाँ पे ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है इस यहाँ से। तो ये पूरा सी है, सी फ्लोर है, यहाँ पे लैंड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो रॉक्स होंगे इस टाइम ये रॉक लेयर होगी, ये तुरंत जहाँ पे इरप्शन है उसके तुरंत बगल में रॉक लेयर होगी, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी होगा, मतलब ए में भी एक सेम टाइप की मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, क्योंकि ये तुरंत इधर भी निकलना है इधर भी निकलना है, तो एक साइड निकलना है तो इनमें यहाँ पे ए में एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर यहाँ पे बी वाले में सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी ये वाले बी एंड ये वाले बी। तो जब ये इरप्शन होता है तो उसी टाइम मैग्नेटिज्म, जो भी अर्थ की मैग्नेटिज्म होती है वो स्टोर हो जाती है।
तो लेयर्स में मैग्नेटिज्म मिला है। फिर सी में, फिर सी लेयर में यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है वो यहाँ पे है। तो ये मैग्नेटिज्म बताती है कि कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। और फिर ये आके यहाँ पे ट्रेंचेस है, ट्रेंचेस में आके ये खत्म हो जाती है। तो नई लेयर बनती रहती है ओशन की एंड पुरानी लेयर खत्म होती रहती है ट्रेंचेस में। लेयर ऑफ मैग्नेटाइज्ड स्ट्रैट्स बताती हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप से पता चलता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। ड्रिलिंग सैंपल्स लेके हमने ओशन फ्लोर से बहुत सारे सैंपल उठाए। तो जो यहाँ पे मिड ओशन रिज है, तो मिड ओशन रिज के जो पास में सैंपल्स लेके आए हैं, जो यहाँ पे सैंपल्स थे वो नए थे एज कम्पेयर टू यहाँ वाले सैंपल ये ओल्डर थे एज कम्पेयर टू यहाँ पे न्यूअर थे। तो इससे पता चलता है कि जो ओशन रिज है उससे नई नई चीजें निकल रही हैं, ट्रेंचेस में जाके खत्म हो रही है, तभी यहाँ पे न्यूअर एलिमेंट है एंड थोड़ी दूर ओल्डर एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ओशन फ्लोर है उसका सबडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे ओशन फ्लोर का सबडक्शन होता है जब ये लिथोस्फीयर है। जैसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ओशन फ्लोर का सबडक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये सबडक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये बन रही होगी। तो यही बताता है कि यहाँ ट्रेंचेस पे ये जो मिड ओशन रिज पे ये बनती है एंड ट्रेंचेस पे खत्म होती है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एविडेंस है ये। सबडक्शन भी इज एन एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सबडक्शन जो में डीप ओशन जो ट्रेंचेस होती है वो एक्सप्लेन करती है कि हाँ ये ट्रेंचेस बन रही है एंड कहीं ना कहीं ये मोल्टन लावा निकल रहा है, मतलब ओशन जो रिजेस है वहाँ पे स्प्रेडिंग हो रही है। वहाँ से नया मोल्टन लावा निकल रहा है, पुराना जो मोल्टन लावा है, जो भी पुराना ओशन क्रस्ट है वो सबडक्ट होता जा रहा है ट्रेंचेस में। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज की बात करें तो ये कंप्रेहेंसिव थ्योरी है। ये बेस होती है द डायनामिज्म ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड फीचर्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज, मतलब अर्थ के अंदर कैसे फोर्सेज लग रहे हैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करती है। तो ये थ्योरी कब स्टार्ट हुई थी? 1960s में स्टार्ट हुई थी। इसके दो प्रिंसिपल हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। एक तो आर्थर होम्स की कन्वेंशन हाइपोथेसिस। तो कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस की आर्थर होम्स ने दी है। कन्वेंशन करंट क्या था कि अर्थ में मैग्नेटिज्म रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो राइज करते हैं, जहाँ पे फॉल करते हैं वहाँ पे ट्रेंचेस बनती है, जहाँ पे राइज करते हैं वहाँ पे क्या बनती है, वहाँ पे रिजेस बनते हैं। तो ये थी आर्थर होम्स की कन्वेंशन करंट हाइपोथेसिस। एंड फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हेस की थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। एंड तो आर्थर होम्स की थी कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस, आर्थर होम्स कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस। एंड हमारे हैरी हेस की थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो आर्थर होम कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस, हैरी हेस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो पोस्टुलेट क्या है? ये मैकेनिकल अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल रिजिडिटीज ने अर्थ को क्लासिफाई किया। पहले लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में था क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल। फिर होता है एस्थेनोस्फीयर, या अप टू 400 ये एस्थेनोस्फीयर होता है। फिर मीजोस्फीयर, तो फिर नीचे होता है मीजोस्फीयर। एंड ये थ्योरी होती है कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशन क्रस्ट के ऊपर फ्लोट कर रहा है, सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसको ये रिजेक्ट कर देता है। ये बोलता है कि जो लिथोस्फीयर है, तो पूरा लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। पूरा लिथोस्फीयर में दोनों कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक क्रस्ट दोनों आ जाते हैं, यानी ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तीन पार्ट में कैसे डिवाइड किया इसने? पहले तो लिथोस्फीयर लिया, लिथोस्फीयर फ्लोट करता है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। एस्थेनोस्फीयर के जो 400 किलोमीटर का एस्थेनोस्फीयर के नीचे जो भी पार्ट है उसे बोला गया मीजोस्फीयर, उसको पूरा बोला है मीजोस्फीयर। ऐसे क्लासिफाई किया है लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल पार्ट। अपर मेंटल का अपर पार्ट होता है लिथोस्फीयर बनाता है, क्रस्ट प्लस, यानी 100 किलोमीटर थिक होता है, यानी पूरा सॉलिड होता है। एंड ये लेस डेंस मटेरियल होता है, जो तो ये लेस डेंस होता है कि एस्थेनोस्फीयर। तो जैसे अर्थ है, अर्थ बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, तो ऐसे एस्थेनोस्फीयर प्लेट्स है। तो ये सारी प्लेट्स है किसके ऊपर? ये लेस डेंस होती है। एंड इसके अंदर जो एस्थेनोस्फीयर है ज्यादा डेंस होता है, इसके ऊपर ये सारी प्लेट मूव करती हैं। तो एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड प्लास्टिक लेयर होती है, इसके ऊपर लिथोस्फीयर फ्लोट करता है। तो इसमें अर्थ को लिथोस्फीयर में बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। बहुत सारी प्लेट्स में ईच सेगमेंट को प्लेट बोलते हैं, लिथोस्फीयर प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे अराउंड 6 मेजर प्लेट होती है, यहाँ पे 20 माइनर प्लेट्स होती है। 6 मेजर प्लेट होती है, 20 माइनर प्लेट्स होती है। एंड जो प्लेट्स होती है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है। एंड फिर जब ये मूव करती है तो ये अलोंग द मार्जिन्स ये इंट्रैक्ट करती है एक दूसरे के साथ। ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ अलोंग द मार्जिन्स इंट्रैक्ट करती है। सो प्लेट टेक्टोनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है काइनेमेटिकल। तो ज्योमेट्रिकल डिपेंड करता है कितनी प्लेट्स हैं एंड नंबर ऑफ प्लेट्स एंड शेप क्या है, साइज क्या है एंड लोकेशन क्या है। एंड काइनेमेटिक होता है, काइनेमेटिक जैसे प्लेट का मोशन कैसा हो रहा है एंड रिजल्टेंट रिएक्शन अलोंग द प्लेट बाउंड्री में रिएक्शंस कैसी चल रही हैं। तो प्लेट्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज। एक तो मेजर प्लेट्स हो सकती हैं और माइनर प्लेट्स हो सकते हैं। मेजर प्लेट्स हैं अराउंड 6 मेजर प्लेट्स हैं, 20 माइनर प्लेट्स हैं।
फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर हो सकती है या तो पूरी ओशनिक है या पूरी कॉन्टिनेंटल है या ओशनिक प्लस कॉन्टिनेंटल दोनों है। तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं प्लेट्स को। तो जो ऑन द बेसिस है 7 मेजर होती हैं, बाकी 20 माइनर होती हैं। 70 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स। तो 7 मेजर प्लेट्स के बिल देखिए तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होती है, ये वेस्टवर्ड शिफ्ट करिए 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ये हाफ ओशनिक है, हाफ कॉन्टिनेंट है, कुछ कुछ ओशन का पार्ट भी आता है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में। फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, ये भी वेस्टवर्ड शिफ्ट करिए, इसका जो स्पीड है 3 to 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की स्पीड ज़्यादा है एंड एज कम्पेयर टू साउथ अमेरिकन प्लेट। फिर यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट पूरा यूरेशिया यूरोप वाला पूरा एरिया आता है, और ये ईस्टवर्ड मूव कर रही है एंड इसकी स्पीड है 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये ईस्टवर्ड मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट। तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में यहाँ पे कनाडा, यूएसए एंड ये आ जाता है, ग्रीनलैंड एंड ये सब पानी वाला एरिया। तो हाफ कॉन्टिनेंटल ये ईस्टवर्ड मूव कर रही है। फिर ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये भी अमेरिका वाला पार्ट, फिर पानी वाला पार्ट, तो ये भी ईस्टवर्ड मूव कर रही है। फिर ये पूरा यूरेशियन प्लेट, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पे ज़्यादातर कॉन्टिनेंट है, पूरा कॉन्टिनेंट है, बस यहाँ पे थोड़ा पानी है, यहाँ पे थोड़ा पानी है, एंड ये ईस्टवर्ड मूव कर रही है, ये है यूरेशियन प्लेट। फिर ये अफ्रीका होता है, अफ्रीकन प्लेट होती है। अफ्रीकन प्लेट ये कोर कॉन्टिनेंटल होता है, फिर यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट है। इसकी वेलोसिटी ये कैसे मूव कर रही है 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर, ये नॉर्थ ईस्ट मूव कर रही है। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो इंडो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। कई लोग इसे इंडियन प्लेट अलग मानते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग मानते हैं। तो ये इंडियन प्लेट का सबसे ज़्यादा स्पीड है, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर ईयर, 5 सेंटीमीटर पर ईयर से मूव करी, सबसे ज़्यादा स्पीड इंडियन प्लेट की है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट की भी काफ़ी स्पीड है, 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर। एंड ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये सराउंडेड बाई ओशियनिक क्रस्ट। तो कुछ स्कॉलर एक ही मानते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को, कुछ लोग अलग अलग मानते हैं। तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, इंडियन प्लेट की, 5 सेंटीमीटर पर ईयर। तो फिर ये अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पे अफ्रीकन, ये अफ्रीका है। तो ये कुछ यहाँ पे कॉन्टिनेंटल है, ये ओशियनिक पार्ट है, ये ऐसे मूव कर रहा है। फिर ये है इसके बगल में इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट में है, फिर ये इंडियन पार्ट है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है। इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करी, अफ्रीकन प्लेट भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करी, यूरेशियन प्लेट के कौन से डायरेक्शन में मूव करी, ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट भी वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जो पैसिफिक प्लेट है ये पूरी ओशियनिक है, पूरी ओशियनिक है, और ये कहाँ पे मूव करी, नॉर्थ वेस्ट में ऐसे मूव कर रही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पैसिफिक प्लेट मूव करी है विद स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर ईयर। एंड अंटार्कटिका प्लेट की बात करें, अंटार्कटिका प्लेट है वो नीचे यहाँ पे अर्थ है, ये अंटार्कटिका प्लेट है, ये सराउंडेड बाई डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जैसे ये अमेरिकन, ये अफ्रीकन प्लेट है एंड ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, तो ये डाइवर्ज कर रही है, बट ये सराउंडेड है बाई डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। फिर कुछ माइनर प्लेट्स देखते हैं, फिर कुछ माइनर प्लेट्स देख लेते हैं। यहाँ पे है नास्का प्लेट, यहाँ पे कोकोवा प्लेट, यहाँ पे है कैरिबियन प्लेट, फिर यहाँ पे स्कॉशिया प्लेट, ये साउथ अमेरिका के नीचे कॉकेशिया प्लेट, फिर ये जुआन दे फुका प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिका के साइड है जुआन दे फुका प्लेट, एंड ये अरेबियन प्लेट। तो अगर बात करें तो ये है नॉर्थ अमेरिका के साइड है जुआन दे फुका, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड की पैसिफिक ओशन है, तो ये जुआन दे फुका, ये है जुआन दे फुका प्लेट। ये कोकोआ प्लेट, ये है कोकोआ प्लेट, ये है नास्का प्लेट, नास्का प्लेट, ये होता है स्कॉशिया प्लेट, साउथ अमेरिका के नीचे स्कॉशिया प्लेट, फिर उसके नीचे अंटार्कटिका प्लेट है, एंड फिर ये अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो ये आता है जुआन दे फुका प्लेट, ये यूएसए है, यूएसए के स्टार्ट है जुआन दे फुका प्लेट, फिर ये ककोआ प्लेट इसके नीचे, फिर इसके नीचे नास्का प्लेट है, ये स्कॉशिया प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है। तो ये माइनर प्लेट्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया उसे हम बोल सकते हैं दो टाइप के प्लेट, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। तो ओशन के नीचे है जो प्लेट उन्हें ओशनिक बोलते हैं, एंड ये ओशनिक पार्ट है, एंड कॉन्टिनेंट के नीचे जो प्लेट है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये होता है, ओशनिक प्लेट होती है। 3 टाइप की प्लेन बाउंड्री होंगी, एक कन्वर्जेंट, फिर एक होगी डाइवर्जेंट, एंड एक होगी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, तो रिफ्टिंग होती है, रिफ्टिंग की वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। जब 2 प्लेट्स दोनों दूर दूर जाती है तो इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के फीचर्स क्या होते हैं, एक तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री तो मिड ओशन रिज बन रही है, फिर रिफ्ट वैलीज बनते हैं, जैसे 2 प्लेट डाइवर्ज करें इस प्लेट को, तो जैसे ए है, ये बी है पार्ट, ये सी पार्ट है, तो बी पार्ट सपोज नीचे सबडक्ट हो गया, तो इस टाइप से बन गया ए बी सी, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से बना है। ये रिफ्ट वैली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, फिर फिशर वोल्केनोज, तो रिफ्ट वैलीज बनती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की, एक तो मिड ओशनिक रिज, फिर रिफ्ट वैलीज एंड एक फिशर वोल्केनोज। फिशर वोल्केनोज मीन्स
जो रिफ्ट वैलीज होती हैं डाइवर्जेंट प्लेन की वजह से, डाइवर्जेंट प्लेट होती है तो आराम से यहाँ पे इरप्शन बहुत ही जेंटल होता है, बहुत ही फिशर टाइप का वॉल्केनो मिलता है, जेंटल इरप्शन होता है, कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड इरप्शन नहीं होगा, तो फिशर टाइप का वॉल्केनो मिलता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। रिफ्टिंग कैसी होती है, जैसे पहले क्या होता है, पहले जो पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो नीचे से प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो जब नीचे से जब प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से ये अपवार्ड में होगी, तो जो ऐसी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी वो अब ऐसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपवार्पिंग, तो ये एक बैंड आ जाएगा इसमें, तो बैंड आ जाएगा, फिर ये इसको ये बैंड करेगा, फिर इससे ब्रेक करेगा, तो ये ऐसे सी फ्लोर स्प्रेड होने लगेगा, सी फ्लोर स्प्रेड होने लगेगा एंड ये मिड ओशियन रिज बनाएगा एंड ये स्प्रेड करने लगेगा, फिर यहाँ पे जो वैली बन जाएगी तो यहाँ पे फिर जब पानी भर जाएगा तो यहाँ पे पानी भर जाएगा, फिर और मूव करेगी, तो अभी यही हो रहा है, ये है अफ्रीका एंड ये है अरेबियन पेनिनसुला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अलग अलग जा रहा है, तो पहले ये दोनों जुड़े थे तो अभी अलग हो गए, तो यहाँ पे बीच में क्या है, रेड सी आ गई, तो पहले रिफ्ट वैली क्रिएट हुई, इनके जाने से नीचे रिफ्ट वैली क्रिएट हुई और नीचे ऐसे रिफ्ट वैली क्रिएट हुई, तो रिफ्ट वैली क्रिएट हुई तो यहाँ पे वाटर भर गया, फिर अभी और मूव करेंगे दूर दूर तो और दूर जाएंगे क्योंकि अभी भी टेंशनल फोर्स लग रहा है, तो ये स्प्रेड होता जाएगा, तो ये अभी रेड सी अभी एक ओशन की तरह भी बन सकती है, तो ये अफ्रीका को अरेबियन पेनिनसुला को बहुत अलग दूर दूर ले जाएंगे। तो आइसलैंड जो है वो मिड ओशियन रिज के ऊपर लोकेटेड है, आइसलैंड मिड ओशियन रिज के ऊपर लोकेटेड है। तो अपनी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखिए, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री 3 टाइप के हो सकते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री में ओशनिक कॉन्टिनेंटल या ओशनिक हो सकती है, कॉन्टिनेंटल हो सकती है, 3 टाइप्स की कन्वर्जेंस हो सकती है। ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल में क्या होता है, ओशनिक प्लेट ये क्या करती है, कोलाइड करती है डेंस कॉन्टिनेंटल प्लेट से, यानी सबडक्ट करती है, जब सबडक्ट करती है तो यहाँ पे एकदम सबडक्शन जोन पे वोल्केनोज निकलते हैं, जब सबडक्शन जोन पे जो मोर डेंस प्लेट है वो सबसाइड करती है और तो यहाँ पे वोल्केनोज अकर होते हैं सबडक्शन जोन पे, तो ये ओशनिक कॉन्टिनेंटल पे सबडक्शन जोन पे वोल्केनोज अकर होते हैं। तो ओशनिक जैसे ये लिथोस्फीयर ये प्लेट अंदर जाएगी, जैसे ही अंदर जाएगी कॉन्टिनेंट होगा ऊपर, यहाँ पे नीचे स्टीम जनरेट होगी क्योंकि कुछ पानी भी अंदर चला जाएगा ये कॉन्टिनेंट प्लेट पे, तो स्टीम जनरेट होगी, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा एंड बहुत ही वायलेंट इरप्शन से एक वोल्केनोज लिथोस्फेरिक प्लेट के ऊपर वोल्केनोज निकलेंगे। तो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में एज वेल एज साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो ये है साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे है हमारे नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन, ये जब प्लेट सबडक्ट हुई है तो इसकी वजह से वायलेंट इरप्शन हुआ है, स्टीम बनी है, स्टीम बनने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, जिसकी वजह से वायलेंट मोल्टन मैग्मा का इरप्शन हुआ ऊपर, ऐसे ही हुआ एंडीज माउंटेन जब ये प्लेट नीचे सबडक्ट हुई है, सो नॉर्थ अमेरिका में एंडीज माउंटेन में भी सेम चीज़ है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया में कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो यहाँ पे कोई वॉल्केनोज नहीं होते हिमालयस में, यहाँ पे वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन से ओशन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट जब होता है। फिर ओशनिक कन्वर्जन में क्या होता है, एक ओशन प्लेट जो डेंसर ओशन प्लेट है वो सबडक्ट हो जाती है वो मोर लेस डेंसर प्लेट्स के अंदर, एंड यहाँ पे सबडक्शन जोन पे यहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं, यहाँ पे सबडक्शन जोन पे ट्रेंचेस बनते हैं, एंड यहाँ पे फिर क्या होता है, वायलेंट इरप्शन होता है मैग्मा का, यहाँ पे भी हीट एंड प्रेशर स्टीम बनते हैं, स्टीम से प्रेशर टेम्परेचर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से हाई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, एंड वॉल्केनिक इरप्शन से यहाँ पे जब कॉन्टिनेंट के पीछे जा रही थी तो यहाँ पे माउंटेन्स बने थे, अब यहाँ पे आइलैंड वॉल्केनिक आर्क बनेगी, तो यहाँ पे आइलैंड्स बनेंगे बहुत सारे, यहाँ पे भी सबडक्ट होगी, वहाँ पे अर्थक्वेक आएगी, अर्थक्वेक फोल्ड माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बन गए। तो ओशनिक पे क्या बनना है, ट्रेंचेस तो बनेगी, ओशन ट्रेंचेस, वॉल्केनोस बनेंगे, वॉल्केनोस आएंगे एंड अर्थक्वेक आएगा एंड फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स प्लस वॉल्केनिक उन माउंटेन्स में वॉल्केनोस भी होंगे। ओशनिक कॉन्टिनेंटल में होगा, ओशनिक कॉन्टिनेंटल में ट्रेंचेस आएंगे, ओशनिक कॉन्टिनेंटल में क्या होगा, ट्रेंचेस होंगे, वॉल्केनोस निकलेंगे एंड अर्थक्वेक आएंगे एंड फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स एंड वॉल्केनोस भी होंगे माउंटेन्स में। तो ओशनिक में देखें तो एक्सट्रीम वॉल्केनो आएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव वॉल्केनोस होंगे, अर्थक्वेक तो आएगा ही एंड ट्रेंचेस बनेंगे एंड यहाँ पे फोल्ड माउंटेन नहीं, यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क, आइलैंड्स बन जाएंगे यहाँ पे ओशनिक होगी। ये पैसिफिक प्लेट है एंड ये है आर्कटिक ओशन, तो अलूशियन आइलैंड्स बनते हैं, ये पैसिफिक प्लेट के सबडक्ट होने की वजह से एल्यूशियन आइलैंड आर्क, तो ये भी ओशन प्लेट है, ये भी ओशनिक प्लेट सबडक्ट होने से एल्यूशियन आइलैंड आर्क बनी है। तो जापान कैसे बना है, ये जापान है, जापान के इस साइड है ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट का ओशनिक पार्ट है, ये यूरेशियन प्लेट का ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का ओशनिक पार्ट है, एंड यहाँ पे है पैसिफिक प्लेट।
तो ये जब ये पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रही है, ये पैसिफिक प्लेट ये बड़ी है सबडक्ट हुई, इसके प्लेट में खींचो ना, यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बनेंगे। तो ये है जापान, ऐसे ही जापान बना है वॉल्केनिक आइलैंड। पैसिफिक प्लेट जब सबडक्ट हुई यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो वॉल्केनिक आइलैंड बना। फिर कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है कि दो कॉन्टिनेंट्स कन्वर्ज हो रहे हैं एंड दो प्लेट कोलाइड कर रहे हैं, तब उनके कोलिजन जोन पे माउंटेन्स बनते हैं। जैसे तो यहाँ पे फोल्डेड एंड थ्रस्ट फॉल्टेड माउंटेन बनते हैं, फोल्डेड एंड थ्रस्ट फॉल्टेड माउंटेन बनते हैं यहाँ पे। जैसे ये है एक प्लेट एंड ये दूसरी प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है, तो यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पे माउंटेन्स बन रहे हैं, जैसे हिमालयाज बने। तो जैसे यहाँ पे कोई प्लेट का सबडक्शन नहीं होता, कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता, यहाँ पे बस माउंटेन्स होते हैं, जो भी सेडिमेंट्स होते हैं इनके बीच में वो माउंटेन के फॉर्म में आ जाते हैं इस टाइप से। तो जैसे इंडिया में हिमालयस कैसे बने कि ये इंडियन प्लेट थी एंड यहाँ पे बीच में टेटेस सी थी एंड यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी। तो इंडियन प्लेट जब यहाँ पे जब कोलाइड करी तो पहले ओशिनिक, ये टेटेस सी का ओशिनिक पार्ट इस कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे गया, तो काराकोरम रेंजेस बने, तो वो वॉल्केनिक रेंजेस थी। फिर बाद में जो भी सेडिमेंट्स थे वो जब पूरा फोल्डेड एंड क्रम्बल कर गया, फॉल्टेड थ्रस्ट बना, तो ऐसे हिमालयस बने। तो हिमालयस ये है, ये इंडियन प्लेट एंड ये यूरेशियन प्लेट, ये फिर यहाँ पे जो भी इनके बीच में सेडिमेंट्स है वो इस टाइप से फोल्डेड एंड क्रम्बल होके ऊपर आ गए हिमालयस के फॉर्म में। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन से नहीं बने हैं हिमालयस, ये बने हैं जो भी सेडिमेंट्स थे वही ऊपर क्रम्बल एंड फोल्ड हो गए, थ्रस्ट फॉल्टेड एंड फोल्ड हो गए, जो सेडिमेंट्स है वो ऐसे हिमालयस बने हैं। ये क्या बने, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। होते ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जैसे ये है नॉर्थ अमेरिका, ये प्लेट इधर मूव करी, इधर में मूव करी, यहाँ पे बनता है सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जैसे सेंट एंड्रियास फॉल्ट इन यूएसए, फिर होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। यहाँ पे हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट में हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आते हैं एंड कम इंटेंसिटी अर्थक्वेक जो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आते हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं। फॉल्ट लाइन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रॉक की फ्रैक्चरिंग होती है। कन्वेक्शन का रीजन क्या होता है, जैसे प्लेट है, प्लेट के नीचे यहाँ पे मैग्मा निकल रहा है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है क्योंकि ये राइजिंग करंट है, तो क्यों रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है एंड डिफरेंस हो रहा है टेम्परेचर पे, तो ये राइज कर रहा है, ये कूल है, ये हॉट है, ये राइज करेगा, फिर ये सरफेस के पास आएगा तो ये कूल हो जाएगा, तो ये फॉल करेगा, यहाँ पे ट्रेंचेस बनाएगा, ये ऊपर आएगा, गर्म था, राइज करेगा एंड फिर कूल हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये रेडियोएक्टिव करंट्स ऐसे फ्लो करते हैं एंड इनकी वजह से ही प्लेट मूवमेंट होता है, कन्वेक्शन करंट की वजह से ही प्लेट मूवमेंट होता है। सो रीजन ऑफ प्लेट मूवमेंट टेक्टोनिक से। तो अगर हम कुछ एविडेंसेस देखें, एविडेंसेस क्या है, एक तो ओशन डीप ड्रिलिंग, ओशन में डीप ड्रिलिंग स्टार्ट होती है, ग्लोमर चैलेंज इन्होंने ये एक शिप था ग्लोमर चैलेंजेस, इस शिप ने जाके डीप ड्रिलिंग करी थी ओशन के नीचे जाके, तो ग्लोमर चैलेंज शिप था जिसने डीप ड्रिलिंग करी थी ओशन के नीचे जाके, तो एक चैलेंज था ग्लोमर ड्रिलिंग। फिर जॉइंट्स, फिर इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, जॉइंट ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन फॉर डीप अर्थ सैम्पलिंग। तो यहाँ पे अर्थ पे जाके जो भी सी फ्लोर पे जो भी मटेरियल्स थे वॉल्केनो के आसपास उन सब की स्टडी की गई। तो जॉइंट्स, फिर ओशन ग्लोमर चैलेंज के बाद आया जॉइंट्स के बाद हॉटस्पॉट से पता चलता है, हॉटस्पॉट क्या होता है, इससे ये है यहाँ पे एक मैग्मा चैम्बर है जिसकी वजह से वॉल्केनो निकाला है। तो प्लेट यहाँ पे आगे मूव करती जा रही है, पूरी प्लेट आगे मूव करती जा रही है। यहाँ पे अगर ए वॉल्केनो बना तो ये फिर ये ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी बनेगा, फिर बी यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सी बनेगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि प्लेट आगे मूव कर रही है। तो ये होता है हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट। हॉटस्पॉट अपनी जगह रहता है, प्लेट मूव करती है जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्केनो बना, ये प्लेट आगे मूव करी, फिर यहाँ पे बना तो यहाँ पे बना, जैसे हवाई यान हॉटस्पॉट वॉल्केनो से बने। फिर पैलियोमैग्नेटिज्म, जैसे इंडियन प्लेट भी हमें पता है रियूनियन हॉटस्पॉट से निकली थी, रियूनियन हॉटस्पॉट के पास तो इंडिया में भी वॉल्केनो इरप्शन हुआ, इंडियन प्लेट आगे चली गई। तो ये भी एग्जाम्पल है हॉटस्पॉट बताती है प्लेट्स मूव कर रही है। फिर पैलियोमैग्नेटिज्म, तो अर्थ का जो इरप्शन हुआ तो यहाँ पे जो रॉक्स होंगी, जिस टाइम इरप्शन हुई उसी टाइम जो मैग्नेटिज्म होती है वही रॉक अपने अंदर रख लेता है, तो क्योंकि उस टाइम मॉल्टन स्टेज में होता है। फिर यहाँ पे एक टाइप का वॉल्केनिक मैग्नेटिज्म मिला, यहाँ पे दूसरे टाइप का, तो ये बताता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। फिर मैग्नेटिक रिवर्सल एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मैग्नेटिक तो पहले मैग्नेटिज्म देखना एंड मैग्नेटिक रिवर्सल एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग से पता चल रहा है कि बीच में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है एंड इधर ओशन सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंचेस बन रहे हैं, तो यह है सी फ्लोर स्प्रेडिंग।